जाने अनजाने में इंसान कुछ इस तरीके की गलती कर देता है कि उसको भी समझ नहीं आता है कि उससे क्या हो गया। कई बार इंसान छोटी सी गलती की वजह से किसी व्यक्ति की जान ले लेता है। कई बार इंसान छोटी सी गलती की वजह से अपना पूरा परिवार जो है वो अंधकार में धकेल देता है। और दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक व्यक्ति की जान चली जाती है। और जब दोस्तों इस पूरे केस का खुलासा होता है और जब खासकर उसके घर वाले भी इस खुलासे को सुनते हैं तो उनको भी अपने काने पर यकीन नहीं होता है कि इस तरीके का भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के प्यारे प्यारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है हापुड़, और इसी हापुड़ का एक मोहल्ला पड़ता है लज्जापुरी मोहल्ला। और इसी में एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम है मुकेश। मुकेश जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, और इसकी जो पत्नी है इसका नाम प्रियंका है। मुकेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और एक बेटा। मुकेश जिसने अपने ही घर में किराने की दुकान कर रखी है, और उसी किराने की दुकान से ही अपने घर में अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ जो है वो सेट है। जो कुछ कमाता है उससे उसके परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से हो जाता है। और दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद में एक तारीख आती है 18 सितंबर साल 2023। सुबह सुबह का वक्त है कि मुकेश अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। और उसके बाद में जो प्रियंका थी ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, तीनों बच्चों को लेती है, खुद भी तैयार होती है। और उसके बाद में ये मुकेश जो था वो अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। दरअसल जो प्रियंका थी इसकी पत्नी, उसका जो मायका है ये बुलंदशहर के इस्लामपुर गाँव में है। अब उसके बाद में मुकेश जो है वो इस गाँव में पहुँचता है, अपने ससुराल में पहुँचता है, और अपने बच्चों को छोड़ने के बाद में ये शाम के समय अपने घर वापस आ जाता है। अब जैसे ही ये घर वापस आता है उसके बाद में रात हो जाती है। अब रात के समय जो पत्नी प्रियंका थी ये अपने पति मुकेश के मोबाइल पर फ़ोन लगाती है। और जैसे ही फ़ोन लगाती है तो जो दूसरी साइड से आवाज़ आती है वो ये आती है कि जो नंबर है वो स्विच ऑफ है। अब प्रियंका समझती है कि उसके पति का जो मोबाइल है शायद डिस्चार्ज हो, सफ़र से गए हैं, हो सकता है चार्ज पर लगा दिया हो और थके हारे हों, सो गए हों। उसके बाद में प्रियंका भी सो जाती है। और जैसे ही दूसरे दिन को सुबह होती है तो प्रियंका को तो टेंशन यही होती है कि पति से बात नहीं हुई। उसके बाद में तुरंत वो अपने पति का मोबाइल लगाती है, लेकिन जो मोबाइल था ये अभी भी स्विच ऑफ भी बताता है। अब दोस्तों, जब सुबह सुबह भी नंबर स्विच ऑफ बताता है तो यहाँ पर प्रियंका फिर से गलती कर जाती है, और इस बारे में किसी को नहीं बताती है। ना तो अपने घर जाकर ये देखती है कि उसका पति आखिर मोबाइल क्यों नहीं उठा रहा है, और ना तो इस बारे में किसी से जिक्र करती है। और उसके बाद में ये फिर से अपने पति का नंबर चोरी छुप के ट्राई करती रहती है, लेकिन पति का नंबर जब लगता नहीं है तो ये परेशान भी होती है। और उसके बाद में दोस्तों 18 सितंबर की ये बात थी। उसके बाद में 21 सितंबर साल 2023 आ जाता है। अब इसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका था और पति का जो मोबाइल था ये अभी तक ऑन नहीं हुआ था। इसलिए ये अपने भाई से कहती है, और अपने भाई को लेकर 21 सितंबर साल 2023 को सुबह सुबह ये अपने घर पहुँचती है। अब जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो गेट का जो दरवाज़ा था इसमें बाहर से ताला पड़ा हुआ था, यानी कुंडी लगी हुई थी। अब ये सोच में पड़ जाती है कि पति आखिर सुबह सुबह कहाँ चला गया होगा, आखिर मुकेश किसके पास गया होगा, और मोबाइल क्यों ऑन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, प्रियंका के जहन में तरह तरीके के सवाल आते हैं। उसके बाद में प्रियंका फैसला करती है क्यों ना दरवाज़ा किसी तरीके से खोला जाए और अंदर जाके देखा जाए, और हो सकता है कि अभी कहाँ जाएँ तो अंदर ही बैठ लेंगे, जब तक मुकेश आएगा तो उससे मुलाकात हो जाएगी। अब उसके बाद में किसी तरीके से उस दरवाजे को खोलते हैं, और दरवाजे को खोलने के बाद में जैसे ही प्रियंका अंदर पहुँचती है तो कमरे का जो नज़ारा था उसे देखने के बाद में इसकी चीखें निकल जाती हैं, और जो प्रियंका थी ये दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। दरअसल जो कमरे के अंदर का नज़ारा था उस नज़ारे में ये था कि जो मुकेश था उसकी डेड बॉडी बेड के सामने फर्श पर पड़ी हुई है, और पूरे कमरे के अंदर खून के छींटे दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब प्रियंका चीखती है तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत लोगों का हुजूम उस घर के अंदर उमड़ जाता है। अब वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी जब इस तरीके की घटना सुनती है, इस तरीके का मामला सुनती है, पुलिस भी अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है और भीड़ को हटाने के बाद में जब पुलिस आगे बढ़ती है तो सबसे पहले डेड बॉडी का बहुत बारीकी से पुलिस मुआयना करती है, और पुलिस अपने मुआयने में, अपनी छानबीन में देखती है कि जो
मुकेश है, इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, बस इसका अंडरवेयर जो है वही इसके शरीर पर है और पूरे जिस्म पर जगह जगह इसके घाव हैं। पूरे जिस्म पर जगह जगह एक तरीके से वार किया गया है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। और जो बेड था उस पर भी खून के छींटे। डेड बॉडी के पास में ही एक तवा पड़ा हुआ था और उस तवे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब पहली दफा में तो पुलिस को यही लगता है कि जो कातिल है उसने शायद इसी तवे से मुकेश को मार मार कर उसकी हत्या की है, जिसकी वजह से इस तवे पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों उस कमरे के अंदर जितने भी खून के धब्बे थे, जितने भी खून के छींटे थे, ये पूरी तरीके से सूख चुके थे। यानी पुलिस ये समझ चुकी थी कि इस मुकेश की जो हत्या है ये लगभग 2 से 3 दिन पहले की गई है। अब पुलिस सबसे पहले मुकेश की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और उसके बाद में जो मुकेश की पत्नी है प्रियंका, इसकी ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी और जो उस क्राइम सीन पर जितने भी एविडेंस थे उनको कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से एक तबे के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। अब दोस्तों चूंकि पुलिस को इस केस में पूछताछ करनी थी तो सबसे पहले प्रियंका से पूछा जाता है। प्रियंका जो कि मुकेश की पत्नी है, क्या मुकेश की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी या फिर किसी ने मुकेश को कोई धमकी दी या फिर किसी के साथ में हाल ही में कोई विवाद रहा हो या फिर तुम्हें किसी पर शक है। अब जब इस तरीके के सवाल पुलिस प्रियंका से करती है तो प्रियंका जो थी पुलिस से सीधा कहती है कि साहब मुझे शक ही नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति की हत्या किसने की है। अब जब इस तरीके की बात प्रियंका पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस वाले कहते हैं किसने की है, नाम बताइए। तो उसके बाद में प्रियंका बताती है कि दरअसल उसके जेठों ने ही उसके पति की हत्या की है। एक जेठ है जिनका नाम राकेश है और दूसरे जो जेठ है इनका नाम विनोद है। अब जब पुलिस पूछती है कि आखिर राकेश और विनोद ही अपने भाई मुकेश की हत्या क्यों करेंगे, तो जो प्रियंका थी ये बताती है कि साहब हमारा एक साजे में प्लाट पड़ा हुआ है और उस प्लाट के ऊपर उनकी नज़र है। शायद प्लाट को लेकर कुछ विवाद हुआ हो जिस वजह से इन लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी। अब उसके बाद में जो प्रियंका थी इसी की तहरीर पर पुलिस विनोद और राकेश इन दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने में पूछताछ के लिए लेके जाती है। अब दोस्तों पुलिस इन दोनों को सामने बिठाती है और सामने बिठाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपने भाई मुकेश की हत्या क्यों की। तो जो राकेश और विनोद थे जिनको अरेस्ट कर पुलिस लेके आई थी पूछताछ के लिए, ये दोनों बताते हैं कि साहब हमने अपने भाई की हत्या नहीं की, बल्कि हम तो अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और कोई भाई अगर छोटे से प्लाट के लिए भले ही अपने भाई से झगड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई की हत्या कर दे। लेकिन पुलिस जब इस तरीके की बातें सुनती है तो पुलिस को लगता है कि शायद ये दोनों लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा नहीं करेंगे। इसलिए पुलिस इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन और इनकी कॉल डिटेल वगैरह वगैरह खंगालती है। लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कुछ ऐसा सबूत, कुछ ऐसा एविडेंस हाथ नहीं लगता है कि जिससे पुलिस इन दोनों के ऊपर शक कर सके। इसलिए मजबूरन पुलिस इन दोनों को छोड़ती है और उसके बाद में जो मुकेश था इसके घर पर जाती है और वहाँ पे जाने के बाद में जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जो भी पड़ोसी हैं, उन दोनों से मुकेश और विनोद के बारे में पूछताछ करती है। अब दोस्तों पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी तो पड़ोसी भी पुलिस को सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि साहब इन तीनों भाइयों के बीच में कोई विवाद नहीं था और जो राकेश और विनोद हैं ये तो अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो ये कैसे आखिर अपने भाई की हत्या कर सकते हैं। अब पुलिस भी बड़ा यहाँ पर चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर एक मर्डर हुआ है, इल्ज़ाम दोनों भाइयों के ऊपर है, आखिर इस बीच में कत्ल कौन कर गया। इसलिए पुलिस अब सोचती है कि क्यों ना जो मरने वाला मुकेश है इसका जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को लिया जाए और उसका कॉल डिटेल निकाला जाए। हो सकता है कि लास्ट बार किसी से कोई बात हुई हो तो वहाँ से पुलिस के हाथ में कोई सबूत लग जाए। अब इसके लिए पुलिस जो थी वो मुकेश के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो वहाँ पर पुलिस को एक नंबर दिखाई पड़ता है और उस नंबर पर 18 सितंबर साल 2023 जिस दिन ये अपने बच्चों को छोड़कर अपने ससुराल से अपने घर आया था, उस दिन मुकेश ने कई बार इस नंबर पर बात की थी। यानी 1-2 बार बात की होती तब भी ठीक, कई बार इस नंबर पर कॉल किया गया था और कुछ देर बात की गई थी। अब इसलिए पुलिस सोचती है कि ये जो नंबर है ये किसका है, ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो जो नंबर मिला था इसकी डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी हुसैन नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। अब जब हुसैन के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है हुसैन, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, जो कि मेरठ ज़िले के धुलडी गांव का रहने वाला है और इसी 18 सितंबर वाले दिन शाम के समय इसके मोबाइल की जो लोकेशन थी ये भी इसी गांव की थी, यानी मुकेश के घर के आसपास। अब पुलिस सोचती है कि हो न हो जो हुसैन है इसका इस कत्ल से कोई ना कोई तो संबंध ज़रूर है
इसलिए पुलिस सोचती है कि अब यहाँ पर अगर कोई CCTV कैमरा हो तो शायद इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए। तो उसके बाद में आखिरकार पुलिस को एक CCTV कैमरा मिल जाता है। अब जब उस CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जाती है तो पता चलता है कि इसी 18 सितंबर साल 2023, जिस दिन मुकेश अपनी पत्नी अपने बच्चों को उसके मायके छोड़ के आया था, उसी दिन शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास मुकेश के साथ में कोई व्यक्ति है जो उसके घर के अंदर जाता है और अगली सुबह 4 बजे के आसपास वो व्यक्ति अकेला उस घर से बाहर निकलता है। अब दोस्तों पुलिस को जब ये पता चल जाता है जो हुसैन है ये इस दिन यहाँ पे आया था, इसलिए मोबाइल कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है और उससे उसकी ID से उसका फ़ोटो लिया जाता है। और फ़ोटो निकलवाने के बाद में ये जो मुकेश था, इसके परिवार में जितने भी लोग थे उन सबको ये फ़ोटो दिखाया जाता है। क्या तुम में से कोई इस व्यक्ति को जानता है? जो प्रियंका है उसको भी दिखाया जाता है। तो सब के सब यही कहते हैं कि साहब हमने पहले इस आदमी को यहाँ पर कभी नहीं देखा। अब उसके बाद में पुलिस अपनी टीम के साथ में हुसैन के घर पर पहुँचती है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि जो हुसैन है ये शादीशुदा व्यक्ति है और इसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। पत्नी का नाम नसरीन है। अब जब नसरीन से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा पति हुसैन आखिर कहाँ है और क्या करता है, तो जो नसरीन है ये पुलिस को बताती है कि साहब मेरे जो पति हैं जिनका नाम हुसैन है, इन्होंने मोदी नगर में दुकान कर रखी है और इसी मोदी नगर में रहते हैं और हफ्ते में एक आध बार ही घर आते हैं, वहीं पर रहते हैं। अब पुलिस जो थी वो अपनी टीम को लेने के साथ में मोदी नगर पहुँचती है और मोदी नगर पहुँचने के बाद में जब पुलिस उसकी दुकान को देखती है तो दुकान पर ताला पड़ा होता है, यानी दुकान बंद है। अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि दुकान कब खुली थी और कब से नहीं खुली है। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं ये बताते हैं कि साहब ये जो हुसैन है इसने 3 दिन से अपनी दुकान नहीं खोली है, न जाने कहाँ है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। बहरहाल जो दुकान है ये पिछले 3 दिन से नहीं खुली है। अब दोस्तों पुलिस जब ये सुनती है कि 3 दिन से इसने अपनी दुकान नहीं खोली है और हो सकता है कि हुसैन ही इस पूरे केस में कोई बड़ी कड़ी सुलझा सके, इसलिए पुलिस अब हुसैन के नंबर को ट्रेस करने के लिए, इसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए एक तरीके से सर्विलांस पे लगाती है। और उसके बाद में 25 सितंबर साल 2023 को जो हुसैन का नंबर था ये एक बार स्विच ऑन होता है। अब जैसे ही स्विच ऑन होता है तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है जो कि हापुड़ की ही दिखाती है। अब पुलिस उसकी लोकेशन के आधार पर वहाँ पर पहुँच जाती है और जो फ़ोटो पुलिस के पास था उससे पहचानते हुए हुसैन को गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आती है और उसके बाद में हुसैन से पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों जब पुलिस हुसैन से पूछताछ करती है तो हुसैन पुलिस के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। दरअसल हुसैन बताता है कि ये जो मुकेश था इससे मेरी दोस्ती 1 महीना पहले हुई थी। अब जो 1 महीना पहले हमारी जो दोस्ती हुई थी ये फेसबुक के ज़रिए हुई थी। फेसबुक पर हमारी दोनों की बातचीत शुरू हुई, उसके बाद हमने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज किया, उसके बाद हम लोग बात करने लगे और इसी बात करते करते आखिरकार जो मुकेश था ये अपनी दिल की बात हुसैन को बताता है। दरअसल जो मुकेश था ये समलैंगिक संबंधों का बहुत ज़्यादा शौकीन था और जब मुकेश अपनी दिल की बात हुसैन को बताता है तो मुकेश को पता चलता है कि जो हुसैन है वो भी इसी तरीके के रिश्तों का बहुत ज़्यादा शौकीन है, यानी दोनों एक दूसरे से समलैंगिक रिश्तों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। इस वजह से इनके बीच में जो दोस्ती होती है ये काफ़ी ज़्यादा पक्की हो जाती है। लेकिन दोस्तों बातचीत करते करते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इस बीच में ये दोनों एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं। अब इसी बीच में दोस्तों तारीख आती है 18 सितंबर साल 2023, जब मुकेश की पत्नी मायके जाती है और ये अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए जाता है। तो जाने से पहले ही ये हुसैन के नंबर पर कॉल करता है और उससे कहता है कि आज वो अपनी पत्नी को छोड़ने उसके मायके जा रहा है और आज घर पर अकेला रहेगा, क्या तुम उससे मिलने आ सकते हो। अब जब इस तरीके की बातें ये हुसैन से कहता है तो हुसैन भी तैयार हो जाता है। अब जब हुसैन तैयार हो जाता है उसके बाद मुकेश अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेता है और बुलंदशहर के जो इस्लामपुर गांव है वहां पर अपनी पत्नी को छोड़कर ये वापस अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद में ये अपनी दुकान खोलता है और दुकान खोलकर जब ये वहाँ पर बैठता है तो सबसे पहला जो फ़ोन लगाता है ये हुसैन को लगाता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से निकल जाओ और शाम तक उसके पास पहुँच जाना। तो जो हुसैन था ये वहाँ से बस पकड़ता है और बस पकड़ने के बाद में ये जो हापुड़ बस स्टैंड है वहाँ पर मुकेश को आने के लिए बोल देता है। अब उसके बाद में जब हुसैन इस बस स्टैंड पर उतरता है तो जो मुकेश था ये पहले ही अपनी बाइक से वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद में ये दोनों नंबर लगाते हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में सबसे पहले ये लोग शराब के ठेके पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में ये दोनों ढेर सारी शराब खरीदते हैं और 7 बजे के करीब आसपास का वक्त था कि ये दोनों मुकेश के घर पर पहुंच जाते हैं। और घर पर पहुंचने के बाद में
ये दोनों पहले तो खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। अब दोस्तों जब ये लोग शराब पी लेते हैं उसके बाद में गेट बंद करते हैं और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने की बात करने लगते हैं। मुकेश हुसैन से कहता है कि पहले शुरुआत वो करेगा, हुसैन कहता है कि पहले शुरुआत वो करेगा। उसके बाद में मुकेश कहता है कि पहले उसे शुरुआत कर लेने दीजिए और उसके बाद में जैसे तुम चाहो वैसे तुम भी कर लेना। अब जो तो हुसैन था ये मान जाता है, लेकिन मुकेश हुसैन से कहता है कि दरअसल उसे हाथ पैर बांध कर संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब इस बात के लिए हुसैन तैयार नहीं होता है, लेकिन मुकेश उसे किसी तरीके से कन्विंस करता है। उससे कहता है कि एक बार तुम हाथ बांध कर पैर बांध कर मुझे संबंध बनाने दो, उसके बाद में तुम्हें भी काफ़ी मज़ा आएगा और उसके बाद में जैसे तुम चाहो मेरे साथ में उस तरीके से संबंध बना लेना। अब दोस्तों उसके बाद में मुकेश हुसैन के हाथ और पाँव दोनों बांध देता है और उसके साथ में अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है। जब मुकेश हुसैन के साथ में संबंध बनाता है तो हाथ पैर जो थे हुसैन के ये बंधे हुए थे, इसलिए हुसैन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखता भी है, लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर मुकेश काफ़ी ज़्यादा आनंद लेता है, लेकिन रुकता नहीं है। अब उसके बाद में जब मुकेश आखिरकार फारिग हो जाता है, अपनी हवस मिटा लेता है, उसके बाद में अब बारी हुसैन की थी। अब हुसैन के ऊपर भी उसी तरीके का शैतान सवार, उसी तरीके का भूत उसके ऊपर सवार। वो भी मुकेश से कहता है कि मुझे भी अब तुम्हारे हाथ पाँव बांधने हैं। उसके बाद में मुकेश के ये हाथ पाँव बांधता है और उसके साथ में अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है। जब मुकेश चीखता है तो हुसैन मुकेश के मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है, जिसकी वजह से जो उसकी चीखें थी ये घर से बाहर नहीं जाती हैं। अब दोस्तों जब हुसैन अपनी हैवानियत मिटा लेता है, अपनी वहशत मिटा लेता है, तो उसके बाद में उसके हाथ पाँव खोल देता है और उसके बाद में किचन में जाता है। अब दोस्तों जैसे ही किचन में पहुंचता है तो वहाँ पर कोई हथियार ढूंढता है, क्योंकि उसने जब मुकेश ने उसके साथ में संबंध बनाए थे तो उसने पहले ही ठान लिया था कि मुकेश को मैं इसका सबक ज़रूर सिखाऊंगा। उसके बाद में वो वहीं से एक तवा उठाता है। मुकेश बेचारा कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही हुसैन दरिंदा बनकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और एक के बाद एक कई सारे तबों से वो उसके ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से मौके पे ही मुकेश की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को खचेड़ कर बेड से नीचे डालता है और उस समय उसके जिस्म पर सिर्फ उसका अंडरवियर था। पूरे कमरे के अंदर खून के छींटे थे। अब रात का करीब 12 बजे के आसपास का समय होता है। हुसैन सोचता है निकल जाए, लेकिन फिर सोचता है कि इस समय उसे बस नहीं मिलेगी। फिर सोचता है कि क्यों ना वो सुबह सुबह निकले। उसके बाद में उसी की डेड बॉडी के साथ में वहीं रुकता है, पूरी रात गुजारता है और रात के समय उसके किचन में भी जाता है, चाय बनाता है, पीता है और सुबह 4 बजे के आसपास ये वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ये मोदी नगर अपनी दुकान पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये दुकान नहीं खोलता है, क्योंकि इसको एक तरीके से डर सताने लगा था कि मुकेश की हत्या हुई है, कहीं ऐसा ना हो पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। उसके बाद में ये कई दिनों तक अपने रिश्तेदारों के घर छुपते छुपाते 3 से 4 दिन का वक्त गुजार देता है। फिर उसके बाद में सोचता है कि आखिरकार मुकेश के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी किया या फिर नहीं। इसके लिए ये हापुड़ पहुँचता है और हापुड़ पहुँचने के बाद में जैसे ही ये अपना मोबाइल ऑन करता है, उसी समय पुलिस इसकी लोकेशन के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लेती है। बहरहाल दोस्तों ये एक ऐसा क्राइम हुआ कि जिसको सुनने के बाद में यकीन नहीं होता है कि 2 व्यक्ति इस तरीके से अननेचुरल तरीके से एक दूसरे के साथ में इस तरीके से फ्रैंक होंगे, जो कि पहले से शादीशुदा एक दूसरे के साथ में इस तरीके से जाएंगे, हवस मिटाएंगे, कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली जाएगी। बहरहाल दोस्तों पुलिस हुसैन को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजती है। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों जो आप लोगों के कल प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है राम प्यारे यादव जी का। लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सर आप कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाते हैं। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। तो राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए हुए हैं। उसके बाद में अगला कॉमेंट्स है गाने के दीवाने, और ये लिखते हैं मैं पहली बार आपकी कहानी सुना और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया। आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है और मैं रोज़ आपकी कहानी सुना करूँगा। भगवान आपको खूब तरक्की दे। जय श्री राम। विकास। तो विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया, आपको मेरी कहानी पसंद आई, मेरा एफर्ट पसंद आया। तो डेली आप कहानी सुना करें और अपने प्यारे से कमेंट्स भी करा करें, ताकि आपका नाम मैं अपनी वीडियोज़ में ले सकूँ। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं जो बहुत प्यारा सा कॉमेंट्स करते हैं। उसके बाद में चेतन लुहार हैं, लिखते हैं साविज भाई आप बहुत अच्छी तरह से स्टोरी सुनाते हैं, थैंक यू। तो चेतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, नमस्कार सर जी, आज की कहानी आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नमस्ते सर, ब्यूटीफुल वॉइस सर जी।
तो प्रकाश राज जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में आशु बाबा हैं, लिखते हैं भाई आपकी वॉइस भी अच्छी है और समझाने के लिए आपका जो तरीका है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आशु बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में MD अमान अंसारी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा सर। तो MD अमान अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद रियाज़ हैं, ये लिखते हैं सर आल्सो ऐसा नहीं करना चाहिए था, दोनों पति पत्नी को रखना चाहिए था, प्रकाश को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मोहम्मद रियाज़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये नारायण कुमार का है, ये लिखते हैं फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो दोनों पति पत्नी का बहुत आभारी हूँ कि आप लगातार कमेंट्स करते हैं, लगातार हमारे वीडियोस देखते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये ब्लैक कैट का है और ये लिखते हैं सर आज की कहानी मेरे गाँव के रास्ते में हुई थी, मेरा नाम शेख शरीफ फ्रॉम बगनान होवर से। तो भाई ब्लैक कैट जी और आपका जो नाम है शेख शरीफ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये यूज़र हैं, ये लिखते हैं कहानी तेरी भी बनावटी है, फ्लैट में क्या खून से सनी चादर, मेरी बेवकूफ़ था वो जो इस तरीके से छोड़ गया। दोस्तों कातिल जो होता है ना वो अपना कहीं ना कहीं क्लू छोड़ जाता है। बहरहाल ये कुछ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा एफर्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो सुनाने में कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम अपनी गलती सुधारेंगे तभी हम आपके साथ में अच्छे तरीके से सीधे और सिंपल शब्दों में कहानी सुना सकेंगे। बहरहाल दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, ज़रूर लिखेगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।